तो आज से 7 साल पहले मुझे एक इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू में पूछा था, प्लीज टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर देयर। मैंने सोचा सीएनसी से रिलेटेड ही होगा कुछ। मैं कभी ड्रिलिंग बता रहा हूँ, कभी टैपिंग बता रहा हूँ, कभी रिमिंग बता रहा हूँ, कभी मिलिंग बता रहा हूँ, और अगले ही मिनट में मैं इंटरव्यू रूम से बाहर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं। आपके साथ ऐसा कभी ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब है चीजें बनाना या प्रोड्यूस करना किसी भी रॉ मटेरियल से। दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें हम रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखते हो, मोबाइल फोन, कपड़े, गाड़ियां, फर्नीचर्स, ये सारे के सारे किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होके गुजरे हैं। एंड आज की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के बिना इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि 80% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का होता है एंड हर एक इंडस्ट्री को मशीन्स एंड टूल्स की जरूरत है। लेकिन अब जो मैन्युफैक्चरिंग के तरीके हैं, प्रोसेसेस हैं, वो पुराने जमाने से साल दर साल चेंज होते जा रहे हैं। किसी जमाने में पत्थर से टूल बनाए जाते थे और आज हम इंडस्ट्री 4.0 एरा में है, जहां पे एआई और एडवांस रोबोटिक्स से स्मार्ट फैक्ट्रीज चल रही हैं। मतलब कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूस इवॉल्व करती रही है और आज भी नई टेक्निक ऐड होती जा रही है डे बाय डे। इसलिए एक इंजीनियर को अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में पता होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती है कभी कभी, लिटरली, जैसे मेरे साथ हुई। तो आज हम जानेंगे टॉप 7 मोस्टली यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन द इंडस्ट्री। हम जानेंगे कि ये प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इन प्रोसेसेस से किस किस तरह के पार्ट बनाए जाते हैं, कहां पे इन्हें यूज नहीं किया जा सकता। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू गेट ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। लेट्स स्टार्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में नंबर 1 पे आता है कास्टिंग या मोल्डिंग प्रोसेस। सुना होगा, सबने सुना होगा, फिर भी एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। कास्टिंग या मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मोल्टन यानी कि पिघले हुए मटेरियल, आमतौर पे मेटल या फिर प्लास्टिक, को एक मोल्ड नाम की खोखली शेप के अंदर डालते हैं और जब ये मोल्टन मटेरियल ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है तो उस मोल्ड की शेप ले लेता है और इसी तरीके से पार्ट बनाए जाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की सबसे पुरानी टेक्निक में से एक है और आज भी बहुत कॉमनली यूज्ड होती है, क्योंकि इसे हम बहुत कॉम्प्लेक्स शेप के पार्ट भी बना सकते हैं, वो भी एक ही स्टेप में। मेटल कास्टिंग के एग्जांपल में सैंड कास्टिंग आता है, जिसमें सैंड के मोल्ड यूज होते हैं। देन डाई कास्टिंग, इसमें स्टील के परमानेंट मोल्ड यूज होते हैं और ये हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। एंड देन इंजेक्शन मोल्ड्स, जो ज्यादातर प्लास्टिक पार्ट्स के लिए यूज होते हैं, जैसे चेयर्स हो गए, खिलौने हो गए, बॉटल्स हो गई, एक्सेट्रा। इवन ज्वेलरी तक के लिए इन्वेस्टमेंट नाम की कास्टिंग यूज होती है, जहां पे कॉम्प्लेक्स डिजाइन चाहिए हो। लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना हो तो कास्टिंग काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकती है, क्योंकि आप एक ही मोल्ड से बार बार काफी पार्ट्स बना सकते हो। लेकिन इसका नुकसान ये है कि कास्टिंग में मटेरियल कूल होते वक्त श्रिंक होता है, जिससे पार्ट में डिफेक्ट आ सकते हैं एंड इवन हर मटेरियल कास्ट भी नहीं किया जा सकता। कुछ मटेरियल्स की लिमिटेशन भी होती है और इन सब के अलावा मोल्ड बनाना एक काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी कम है तो पर पीस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 2 पे आता है फॉर्मिंग प्रोसेस, जैसे फोर्जिंग हो गई, रोलिंग हो गई, एक्सट्रूजन हो गया, वगैरह वगैरह। इस प्रोसेस में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मटेरियल को शेप देते हैं, बिना किसी तरह का मटेरियल रिमूव किए। सीधे शब्दों में एक मेटल या मटेरियल का टुकड़ा लेते हैं और उसे प्रेस या फिर स्ट्रेच या फिर बेंड करके शेप दे देते हैं। फोर्जिंग एक बहुत ही पुराना फॉर्मिंग प्रोसेस है। आपने लोहार को गर्म लोहा पीटते हुए देखा ही होगा डेफिनेटली। बेसिकली उसी को फोर्जिंग कहते हैं हम। पुराने जमाने में तलवारें, हथियार, ये सारे फोर्जिंग से ही बनते थे और आजकल ऑटोमोबाइल के क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड्स, स्पैनर्स, बोल्ट्स वगैरह फोर्जिंग से ही बनते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी, फोर्जिंग करने से मेटल के अंदर के ग्रेन स्ट्रक्चर अलाइन हो जाते हैं और कोई भी इंटरनल क्रैक हो अगर उस मटेरियल में तो वो फिल हो जाता है। इस वजह से फोर्ज्ड पार्ट बहुत मजबूत होते हैं, उनकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ काफी हाई होती है और टूटने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। इसलिए जहां पे भी स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे एरोस्पेस या ऑटोमोटिव के क्रिटिकल कंपोनेंट्स, वहां फोर्जिंग प्रेफर किया जाता है। अगर रोलिंग की बात करें तो ये एक फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को 2 हैवी रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है। तो गर्म स्टील को रोलिंग मिल में डालते हैं और वो उसको पतली शीट या फिर लॉन्ग बीम की शेप में बाहर निकालता है। स्टील की शीट्स, रेलवे के ट्रैक्स, आई बीम्स वगैरह, ये सारे रोलिंग से ही बनते हैं। और तीसरा, अगर एक्सट्रूशन की बात करें, जिसमें हम एक मटेरियल को एक डाई के थ्रू धकेल कर निकालते हैं ताकि उस डाई की शेप में वो मटेरियल लंबी रॉड के रूप में बाहर निकले। एग्जांपल के लिए, गर्म एल्यूमिनियम बिलेट को एक डाई में से पुश करते हैं और दूसरी तरफ से एक लंबी पाइप या फिर रोड का चैनल निकल आता है। एल्यूमिनियम के विंडो फ्रेम्स, कर्टन रोड्स एक्सेट्रा, ये इसी प्रोसेस से बनते हैं। अब ये जो फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं, इनका एक ड्रॉबैक ये है कि इनके लिए काफी हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए होता है इनमें। कहानी ही सारी फोर्स की है, पीटो, खींचो, धकेलो। सो इनका इनिशियल सेटअप कॉस्ट काफी हाई होता है एंड इवन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप भी इससे नहीं बनाई जा सकती। आप सिंपल शेप ही तैयार कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है सबका प्यारा मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, यानी कि मशीनिंग। अब कई बार क्या होता है, एक रो पीस को आपने कास्ट या फोर्ज तो कर लिया,
लेकिन एग्जैक्ट शेप या साइज नहीं मिलता, या फिर आपने डायरेक्टली ही एक सॉलिड ब्लॉक से अपनी मनचाही शेप देनी है। ऐसे केस में हम मशीनिंग यूज करते हैं। मशीनिंग एक सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहां हम मटेरियल में से मटेरियल काट के उसे शेप देते हैं। ये सारा मटेरियल रिमूवल कटिंग टूल्स के थ्रू होता है, जैसे लेथ मशीन में टूल लगा के मेटल को काट के गोल शेप बनाना, या फिर मिलिंग मशीन में रोटेटिंग कटर से मटेरियल हटाना। मशीनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बहुत ही हाई एक्यूरेसी और फिनिश अचीव की जा सकती है। जहां पे कास्टिंग या फिर फोर्जिंग लेवल की एक्यूरेसी देते हैं, मशीनिंग से हम माइक्रोन लेवल का प्रिसीशन पार्ट बना सकते हैं। इसलिए एरोस्पेस कंपोनेंट्स, इंजन के प्रिसीशन पार्ट्स, मोल्ड एंड डाइज, ये सब फाइनल मशीनिंग से ही अपने एग्जैक्ट डायमेंशन पे लाए जा सकते हैं। और सेकेंडली, मशीनिंग वर्सेटाइल भी बहुत है। एक ही मशीन पे अलग अलग प्रोग्राम से अलग अलग शेप बनाई जा सकती है। बस टूल पाथ प्रोग्राम चेंज करो और नया पार्ट दे। बड़ा पंगा क्या है, मशीनिंग जनरली स्लो होती है मास रिमूवल के लिए। अगर आपके पास बड़ा स्टील ब्लॉक है और उससे छोटा इंट्रिकेट पार्ट बनाना है तो काफी टाइम लगेगा सारा एक्सेसिव मटेरियल रिमूव करने के लिए। इतनी सारी रफिंग में बहुत टाइम लग जाता है सीएनसी मशीन्स को। इसलिए पहले उनकी फोर्जिंग या फिर कास्टिंग करी जाती है एंड उसके बाद मशीनिंग प्रोसेस किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मशीनिंग हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इंटीग्रल हिस्सा है। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। अब अगर हमने मशीनिंग की बात की ही है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, कैसे सीखें, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा सीएनसी टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है। इसमें आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो। वैसे इस कोर्स का प्राइस 2799 रुपए रखा गया है, जो कि काफी कम है। लेकिन अगर आप अभी ये कोर्स मेरी वेबसाइट पे जाके परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये कोर्स आपको 2000 से भी कम में मिलेगा, लगभग 1930 रुपए में। बहुत बहुत सस्ता है। सो अभी मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाकर कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप कोर्स लेने से पहले कोर्स की कुछ फ्री क्लासेस देख सकते हो अपनी तसल्ली के लिए, और इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। सो बैक टू द टॉपिक, मशीनिंग प्रोसेसेस की लिस्ट में नंबर 4 पे आता है जॉइनिंग प्रोसेस। जी हाँ, हर चीज को एक ही पीस में बनाना पॉसिबल नहीं होता। बहुत बार हम अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक बड़ी असेंबली बनाते हैं, और ये चीज हम कार, बाइक, मशीनरी सब में करते हैं। दो या दो से ज्यादा पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम जॉइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अब जॉइनिंग प्रोसेस भी काफी तरह के होते हैं, और सबसे कॉमन जॉइनिंग प्रोसेस है वेल्डिंग, जिसमें हम दो मेटल पार्ट्स को वेल्ड करते हैं, यानी इतना हीट कर देते हैं कि दोनों का इंटरफेस मेल्ट हो जाए एक दूसरे के साथ। उसके बाद आता है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ये भी मेटल जॉइनिंग है, पर इसमें बेस मेटल को हम मेल्ट नहीं करते, बल्कि एक तीसरा मेटल जिसे फिलर बोलते हैं, मेल्ट करके उनके गैप में डालते हैं, जो बाद में ठंडा होकर उन दोनों मेटल्स को चिपका देता है। उसके बाद आता है रिवेटिंग। ये भी एक पुराना मेथड है। दो प्लेट्स को जोड़ने के लिए एक रिवेट यानी कि मेटल पिन डाल के दोनों साइड से उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करके लॉक कर दिया जाता है। पुराने जमाने में शिप्स, ब्रिजेस या फिर रेलवे ट्रैक्स की फिश प्लेट्स सब रिवेटिंग से जोड़े जाते थे, एंड आज भी एयरक्राफ्ट में काफी रिवेट्स यूज होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एल्युमिनियम को वेल्ड करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ वैपिंग की वजह से। देन फाइनली आता है बोल्टिंग। सब ने सुना ही होगा इसके बारे में। नट और बोल्ट से होल्ड करके पार्ट को टाइट करना। कभी भी खोलना हो तो जस्ट नट खोल दो और पार्ट दोबारा डिसमेंटल। ये सब तरीके जॉइनिंग प्रोसेस में ही आते हैं। नंबर 5 पे आता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग। बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो आने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल के रखने की ताकत रखता है। ये बात मेरी आप आज सुन लो। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक बिल्कुल अलग फिलोसफी है। इसमें हम मटेरियल को लेयर बाय लेयर ऐड करके एक चीज बनाते हैं, इसलिए इसे 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में मशीन एक के ऊपर एक पतली पतली मटेरियल की लेयर डिपॉजिट करती जाती है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर डिजाइन, और धीरे धीरे पूरा 3D ऑब्जेक्ट बिल्ड हो जाता है। आजकल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में बहुत टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे FDM यानी फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग, जो सबसे कॉमन है, जिसमें एक प्लास्टिक फिलामेंट को हीट करके नोजल में से निकाला जाता है एंड उससे लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। उसके बाद आता है SLA यानी स्टीरियोलिथोग्राफी टेक्निक, जिसमें एक लिक्विड रेजिन यूज होता है जो यूवी लाइट पड़ने से सॉलिडिफाई हो जाता है। इस टेक्निक से बहुत फाइन डिटेल और स्मूथ सरफेस वाले पार्ट बनाए जाते हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गया या फिर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स हो गए। देन आती है SLS टेक्निक यानी सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग।
और उसका मेटल वर्जन है SLM यानी सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। इसमें एक पाउडर बेड होता है जिसमें पतली पाउडर की लेयर बिछाओ, फिर लेजर से जहां जहां पार्ट बनाना है वहां पाउडर मेल्ट कर दो, फिर अगला लेयर, ऐसे कर करके पाउडर से ही पार्ट तैयार हो जाता है सारा का सारा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा फायदा है डिजाइन फ्रीडम। जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आप सोच सकते हो वो 3D प्रिंटिंग से बना सकते हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इसमें कोई टूलिंग नहीं चाहिए, कोई मोल्ड डाई की जरूरत नहीं है एंड ना ही किसी फिक्सचर की जरूरत है। बस कंप्यूटर मॉडल लो और प्रिंट करो। लेकिन इसकी फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत है ये प्रोसेस बहुत स्लो है। एक 3D प्रिंटर को पार्ट बनाने में घंटों या फिर दिन लग सकते हैं। दूसरा, इसकी कॉस्ट भी बहुत हाई रहती है, पार्ट की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती और सरफेस फिनिश भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती। फिर भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, मल्टीजेट फ्यूजन जैसे नए 3D प्रिंटर्स फास्टर हैं और नए मटेरियल्स भी आ रहे हैं। ऑलरेडी हेल्थ केयर में डेंटल क्राउन्स, हियरिंग एड्स, ऑलमोस्ट सब कुछ कस्टम 3D प्रिंट हो रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में बड़े बड़े पार्ट भी 3D प्रिंट होके ही बने। नंबर 6 पे आता है पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस, टूल्स बनाने का बादशाह। पाउडर मेटलर्जी एक इंटरेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग रूट है जिसमें हम पाउडर फॉर्म में मटेरियल से पार्ट बनाते हैं। इस प्रोसेस को आप मोल्डिंग और मेटलर्जिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। इसका टिपिकल प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है, पहले जिस मेटल या एलॉय का पार्ट बनाना है उसका फाइन पाउडर तैयार किया जाता है, फिर उस पाउडर को एक मोल्ड या फिर डाई कैविटी में भर के कंप्रेस किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड इस स्टेप को बोलते हैं कंपैक्शन। कंप्रेशन से पाउडर के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं लेकिन लगभग एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीन कंपैक्ट। अब इस कंपैक्ट को हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर फर्नेस में हीट करते हैं जिससे हम सिंटरिंग कहते हैं। हीट इतना ज्यादा देते हैं कि पाउडर पार्टिकल्स मेल्ट नहीं होते कंप्लीटली, पर सरफेस पे डिफ्यूज होके एक दूसरे को वेल्ड कर देते हैं। सिंटरिंग के बाद जो पार्ट निकलता है वो एक सॉलिड फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है जो लगभग अपने फाइनल शेप में होता है और आप उसे डायरेक्टली कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में बहुत छोटे छोटे गियर्स, बुशिंग्स, बेयरिंग्स पाउडर मेटलर्जी से ही बनते हैं। अगर आपने सीलिंग फैन या बाइक का सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग बेयरिंग सुना हो, वो एक सिंटर्ड ब्रोंज बेयरिंग होता है। इसके अलावा CNC के कार्बाइड एंड सेरामिक जैसे टूल्स भी इसी प्रोसेस से बनते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए हर मटेरियल के लिए फिजिबल नहीं होता। इसके अलावा सिंटरिंग प्रोसेस में डेंसिटी रिलायबल नहीं होती, मतलब थोड़े बहुत माइक्रोस्कोपिक पोर्स रह जाते हैं मटेरियल के अंदर कभी कभी। और फाइनली नंबर 7 पे जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं वो है नॉन ट्रेडिशनल एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जितना ही लंबा चौड़ा इसका नाम है उतनी ही एडवांस ये टेक्निक्स है और मुझे लिटरली इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ के एंड देख के बहुत मजा। देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है कुछ नए तरीके आए हैं मटेरियल को कट करने या फिर शेप देने के लिए। यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल्स की जगह हाई एनर्जी सोर्सेस यूज करके मटेरियल को शेप दी जाती है, जिनके कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं लेजर कटिंग, वाटर जेट कटिंग, प्लाज्मा कटिंग एंड EDM यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। अगर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जाने तो लेजर कटिंग में एक हाई पावर फोकस्ड लेजर बीम मटेरियल पे डाली जाती है जो उसको मेल्ट या वेपोराइज करके काट देती है। वाटर जेट में हाई प्रेशर वाटर जेट यूज करके मटेरियल को कट करते हैं। एक्चुअली यूजुअली वाटर प्लस एब्रेसिव पार्टिकल्स लाइक गार्नेट एंड सैंड। इस मिक्सचर को हाई प्रेशर पे एक नोजल से निकाला जाता है और ये जेट इतनी तेजी से, इतनी एनर्जी से स्ट्राइक करता है पार्ट के ऊपर कि किसी भी मटेरियल को वहीं के वहीं कट कर देता है। देन आता है प्लाज्मा कटिंग, जिसमें हम आयोनाइज्ड गैस यानी प्लाज्मा का एक हाई टेम्परेचर जेट यूज करते हैं मेटल को मेल्ट थ्रू करने के लिए। इसमें एक प्लाज्मा टॉर्च में इनर्ट गैस जैसे कंप्रेस्ड एयर या फिर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रिकल आर्क से आयोनाइज्ड करते हैं। उसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, बहुत ज्यादा होता है जो, और वो प्लाज्मा जेट मेटल को डायरेक्टली मेल्ट करके काट देता है। एंड फाइनली EDM, जहां पे स्पार्क से मेटल इरोड किया जाता है। इसमें एक टूल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को एक डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में रखा जाता है और उसके बाद उनके बीच हाई वोल्टेज पल्सेस दिए जाते हैं। जब गैप बहुत कम होता है स्पार्क डिस्चार्ज होता है जो मेटल का छोटा सा पोर्शन मेल्ट कर देता है या फिर वेपोराइज कर देता है और इस तरीके से हमारा मटेरियल कटता जाता है। अगर आप इन नॉन ट्रेडिशनल मेटल रिमूवल प्रोसेसेस के बारे में गहराई में जानना चाहते हो तो मैंने इन पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हो, हर एक प्रोसेस को काफी डिटेल में डिफाइन किया गया। तो देखा आपने, जो चीजें आप रोज की जिंदगी में देखते हो कितने अमेजिंग तरीके से बनती हैं और इन्हें और कोई नहीं, आप और मेरे जैसे इंजीनियर्स ही बनाते हैं। ये मैंने आपको बस मोस्टली यूज्ड कुछ चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में बताया है। अगर हम इसकी और डेप्थ में जाएं तो मैन्युफैक्चरिंग के तरीके बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और हम डेफिनेटली आने वाली वीडियो में इन सब तरीकों को देखेंगे वन बाय वन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा कोर्स मेरी वेबसाइट पे जाके जरूर चेकआउट करें, एटलीस्ट उसकी फ्री क्लासेस जरूर देखें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी मैन्युफैक्चरिंग।